हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमने पिछली क्लास में इसी पार्ट के जो इंट्रोडक्शन था उसके बारे में चर्चा की थी। आई होप कि आप सबने उस फर्स्ट पार्ट को देखा होगा और उसके बाद में सेकंड पार्ट को देखने के लिए बड़े उत्सुक होंगे। आज हम दूसरे भाग की चर्चा करेंगे और आज इसी एक ही भाग में इस पार्ट का संपूर्ण जो सार है उसको देखने की कोशिश करेंगे। इस एक ही पार्ट में आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे अध्याय के बारे में कि कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था के जो 3 क्षेत्र हैं उनके बारे में अलग अलग पहलुओं से किस तरीके से हमारी जो पुस्तक है उसके अंदर चर्चा की गई। सभी पहलुओं को बारी बारी से देखते हुए हम इस अध्याय के अंत तक चलेंगे। आप सभी मेरे साथ पेशेंस के साथ बने रहिए और इस अध्याय के साथ में जो निरंतर आपकी तैयारी है उसको और बेहतर बनाने के लिए लगातार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए ताकि और जितने ज्यादा लोग इस वीडियो से फायदा उठा सकते हैं उन सबको जोड़ने की कोशिश कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इस अध्याय को हम पिछले जो इंट्रोडक्शन था हमारा उसके साथ में हमने देखा था और उसके बाद में हमने ये देखने की कोशिश की थी कि कैसे जो भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 जो क्षेत्र हैं उनको अलग अलग तरीके से हमने पढ़ा। हमने पहले बात की थी प्राथमिक क्षेत्र की। 3 जो क्षेत्र हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के उन तीनों की अलग अलग चर्चा की थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है इन डिटेल में, आप अगर विस्तार से इन बातों को तीनों क्षेत्रों को समझना चाहते हैं तो पहले उस वीडियो को देखिए। हालांकि संक्षिप्त परिचय मैं आपको यहाँ भी इस क्लास में भी दूंगा, तो आप हो सकता है कि अगर उस वीडियो को देखने जितना आपके पास अगर समय नहीं है तो आप इससे भी काम चला सकते हैं। पर अगर किसी के पास आपके पास समय है तो जरूर उस वीडियो को देखिए, उसमें बहुत सारी बातों पर चर्चा की गई है। यहाँ हम छोटी सी चर्चा करेंगे उन तीनों क्षेत्रों पे। पहले क्षेत्र में हमने बात की थी कि कृषि और उससे संबंधित जितनी सारी प्राकृतिक चीजें हैं जिनका उत्पादन मानवीय गतिविधियों के माध्यम से होता है उन सबको हमने प्राथमिक क्षेत्र में रखा था। यानी हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के पहले क्षेत्र में 3 भागों में अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र बांटे गए हैं उनमें पहले क्षेत्र के अंदर हमने कृषि और उससे संबंधित जो गतिविधियां हैं उन सबको रखा था। जैसे फसलें हैं, है ना, पशुपालन है, उसके बाद में डेयरी है। ऐसी बहुत सारी चीजों की हमने इन डिटेल फर्स्ट पार्ट में चर्चा की है, लेकिन आपको अगर संक्षिप्त में ब्यौरा चाहिए तो ये बस इनफ होता है इस चीज के लिए। आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट पार्ट में हम किन किन चीजों की चर्चा करेंगे और आगे जो इस चैप्टर के अंदर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इससे संबंधित प्राथमिक क्षेत्र के जितने सारे पहलू हैं उन सब पे चर्चा करेंगे। दूसरे क्षेत्र के अंदर में हमने उद्योगों की बात करी है। औद्योगिक जो गतिविधियां हैं, विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित जितनी सारी गतिविधियां हैं उन सब के बारे में हमने दूसरे क्षेत्र में पढ़ा है। दूसरे क्षेत्र के अंदर वो सारी गतिविधियां शामिल है जो छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक अगर वस्तुओं के विनिर्माण का काम करती है। जैसे हमने प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक चीजों या कृषि और उससे सहायक क्षेत्र जो हैं उन सब की बात की है, तो कृषि से प्राप्त जो उत्पाद हैं उनका विनिर्माण के माध्यम से हम कैसे उनको और उपयोगी बना सकते हैं इसके बारे में हमने दूसरे क्षेत्र में चर्चा की है। तीसरा जो क्षेत्र है वो हमें पहले और दूसरे क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक सेवाएं मुहैया कराता है, इसलिए हमने इसको नाम दिया है सेवा क्षेत्र। अब सेवा क्षेत्र के अंदर आप बहुत सारी सेवाओं के बारे में पढ़ भी चुके हैं और जानते भी होंगे, जैसे संचार सेवा है ना, संचार सेवा है, परिवहन सेवा है और सड़कें हैं। ये सब सरकारी जिम्मेदारी की जो काम है जिनके माध्यम से हमारे कामों को और आसानी से किया जा सकता है, उन सब सेवाओं को हम इसमें शामिल करते हैं। संचार जैसे आज जिस माध्यम से आप इस क्लास को देख पा रहे हैं वो भी एक इस सेवा क्षेत्र का ही भाग है। ये जो डिजिटल क्लास के माध्यम से आप इस चैप्टर का आनंद ले पा रहे हैं ये भी इस सेवा क्षेत्र का ही उदाहरण है। तो इसलिए इस तीसरे अध्याय को हम सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तीसरा जो पार्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था का उसको आज हम इससे आगे बढ़ेंगे और इससे आगे बढ़ते हुए हम अन्य बातों की चर्चा करेंगे जो इस चैप्टर को कंप्लीट रूप से समझने के लिए हमें मददगार होंगी। जैसे हम अभी आप देख सकते हैं, जैसे सामाजिक विज्ञान क्लास 10 का जो चैप्टर है आर्थिक विकास की समझ नाम है पुस्तक का, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, उसका हम दूसरा भाग देखने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं। कुछ उदाहरण दिए हैं जिनको हमने पिछले चैप्टर के पिछला जो भाग हमने देखा था उसके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे और उसको आपने अगर बखूबी देखा है तो उसके आधार पे कुछ एग्जाम्पल है जिनको आप अपने अंतर्मन से जो ज्ञान आपने अर्जित किया है उस पहले भाग से उसके आधार पे इनको डिवाइड करेंगे। कौन कौन से क्षेत्र किस किस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं ये बताना है आपको। जैसे पहला उदाहरण है दर्जी का। अब दर्जी आपको क्या लगता है, पहले क्षेत्र का उदाहरण हो सकता है, दूसरे का हो सकता है या तीसरे का हो सकता है। तो दर्जी चूंकि एक छोटा सा लघु उद्योग के रूप में होता है, वो सिलाई करता है, उससे कुछ आय होती है उसको, है ना, कपड़ों का अलग अलग साइज में जैसे कपड़े सिलता है, तो वो एक छोटे लघु उद्योग के रूप में है, तो इसको हम द्वितीय क्षेत्र में रखेंगे। टोकरी बुनकर भी सेम इसी का उदाहरण है। लेकिन फूल की खेती करने वाला किसमें शामिल होगा, तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। हमने अभी बात करी थी कि खेती और उससे सहायक जो भी क्रियाएं हैं वो सब प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण है। फिर इसके बाद में है दूध विक्रेता। दूध विक्रेता किस में आएगा, देखिए दिमाग लगाइए,
दूध विक्रेता, चूंकि एक व्यापार के माध्यम से अगर इसका व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर इसका अध्ययन करेंगे तो ये आएगा किसमें, एक दूध के व्यापार के अंदर, छोटे उद्योग के अंदर, है ना। लेकिन अगर ये प्राथमिक क्षेत्र दूध उत्पादन की जब बात करते हैं तो वो होता है किसमें, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। मछुआरे हैं जो अगर मछलियां कलेक्ट कर रहे हैं तब तो वो है प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि, लेकिन मछलियों को जहां पे बेच रहे हैं वहां पे वो एक उद्योग या एक व्यवसाय कर रहे हैं तो वो जो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। पुजारी है जो एक सेवा उपलब्ध करवा रहा है, कुरियर पहुंचाने वाला भी एक सेवा उपलब्ध करवा रहा है। दिया सलाई कारखाना श्रमिक है तो ये उद्योगों से संबंधित है, दिया सलाई बनाने का काम कर रहा है, हालांकि ये विनिर्माण का काम कर रहा है तो हमें बड़े आसानी से बात समझ में आ जाएगी। महाजन है जो एक बैंक के बिहाफ पे सेवा उपलब्ध करवा रहा है, यानी बैंक को प्रतिस्थापित कर रहा है। पुराने समय में महाजन के माध्यम से हम धन उधार लेते थे और उसके माध्यम से हम हमारे काम पूरे करते थे। आज के समय में महाजन की जगह बैंक रिप्लेस हो गए हैं, है ना, तो ये सेवा क्षेत्र के अंदर आएगा। माली जो है जो सुरक्षा मुहैया कराता है, ये किस में आएगा, तो ये भी एक सेवा के अंदर आएगा, है ना। कुम्हार है जो विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत आएगा द्वितीय भाग में। मधुमक्खी पालक है, ये किस में आएगा, तो ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। क्यों, क्योंकि दूसरे क्षेत्र के अंतर्गत ये जो है औद्योगिक गतिविधियां कर रहा है, एक तरीके से एक छोटा उद्योग स्थापित कर लिया इसने मधुमक्खियों को पालने का और उससे शहद प्राप्त करके उसको बेचने का। कॉल सेंटर कर्मचारी है जो एक सेवा मुहैया करा रहा है हमें, इंटरनेट के माध्यम से जो तकलीफें हमें होती हैं मोबाइल के जुड़ी हुई, उन सब के माध्यम से हम कॉल सेंटर का जो कर्मचारी है उससे सेवाएं मुहैया जो करवाई जाती हैं उनका उपयोग कर पाते हैं। और कॉल सेंटर का जो कर्मचारी है वो अपनी इस जो भी दिक्कतें हमें तकनीकी रूप से आती हैं संबंधित कंपनी के सेवाओं में, तो फिर वो हमारी मदद करता है। इसलिए कॉल सेंटर का कर्मचारी भी किसमें आ गया, सेवा क्षेत्र में आ गया। अब हम इससे आगे चलेंगे, यहां तक आपको ये उदाहरण जो है पहले जो भाग आपने देखा है उसके आधार पे कुछ उदाहरण है। अगली जो बात है तीनों क्षेत्रों में तुलना करने की कही गई है। क्या कहा गया, ध्यान से देखिए, जो नोट्स हैं ये बकायदा उस पूरी किताब का निचोड़ निकालने का कोशिश की है मैंने। आप इन नोट्सों को पढ़ के भी सफिशिएंट नॉलेज हासिल कर सकते हैं इस चैप्टर के बारे में, इसलिए इनसे अन्यथा कोई और चीज पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कहा गया है कि लोगों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, लेकिन कितनी मात्रा में किया जाता है और कितना उसका मूल्य है ये कैसे पता लगेगा, अभी देखेंगे। रोजगार एवं उत्पादन के आधार पे भी कौन सा क्षेत्र अग्रणी है, कौन सा क्षेत्र पीछे रह गया है, इनकी तुलना भी हम करेंगे इसके अंदर। प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन ज्ञात करना कि कौन सा क्षेत्र कितनी वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, कितनी सेवा मुहैया करा रहा है हमें, इन सब का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे ताकि हमें कौन सा क्षेत्र ज्यादा लाभकारी है हमारे लिए, कौन सा कम है, इस अंतर को पहचान सके, इसलिए हमारे लिए तुलना करना आवश्यक है। देखो, पहले ही बिंदु से इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की मैंने कि देश में असंख्य वस्तुओं का उत्पादन होता है, लेकिन सबकी गणना कैसे की जाए। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि पूरे भारत देश के अंदर जितने भारत भूमि है उसके अंदर कितनी सारी वस्तुएं बनती है। उदाहरण के लिए यूं मान लो कि ये जो एक पेन है, ऐसे कितने पेन पूरे भारत में बनाए जा रहे हैं इस समय, तो सबका हम जीडीपी के अंदर अगर गणना करना चाहें तो कैसे पता चलेगा कि कितने पेन है, तो एक एक को गिनना तो मुश्किल हो जाएगा ना। इसलिए हम क्या करेंगे कि जैसे आगे हम एक उदाहरण से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे एक पेन है, एक नोटबुक है, या फिर कोई गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, या फिर कोई और अन्य, जैसे आप जितनी भी चीजें अपने आसपास देखते हैं उन सबको बनाने के पीछे किसी ना किसी का योगदान होता है। तो किस मात्रा में उत्पादन कर रहा है वो उत्पादन करता, इसका आकलन करने के लिए हम अभी एक उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे इसको। यहाँ पे दे रखा उदाहरण, जैसे कार है, कंप्यूटर है, कील है, फर्नीचर है, इन सब वस्तुओं का हम कितनी मात्रा में उत्पादन हो रहा है, इसका आकलन जीडीपी के माध्यम से कैसे किया जाए, कैसे हमें पता चले कि पूरे देश में कितनी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है और उन ओवरऑल वस्तुओं का कुल मूल्य कितना है। क्योंकि हम जब जीडीपी की गणना करेंगे उस समय इन सभी वस्तुओं की संख्या का केवल मूल्य जोड़ेंगे, वो भी अंतिम मूल्य। ऐसा क्यों, इसको भी हम आगे अभी समझने की कोशिश करेंगे कि जो मध्यस्थ वस्तुएं हैं उत्पादन में उनको छोड़ते हुए हम केवल अंतिम वस्तुओं पे ध्यान देंगे जब उसकी गणना की जाएगी उसके मूल्य की। इसको भी अभी हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आगे कह रहा है, क्या कह रहा है, यह सत्य है कि ज्यादा मात्रा में उत्पादन होने के कारण इनकी संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। ये जो नोट्स में लिखा हुआ है आप इसको बड़े ध्यान से देखिए। पहली ही बात ये समझाई गई है कि ज्यादा मात्रा में उत्पादन होता है। अब हमें पता है कि गाड़ियों का उत्पादन केवल एक जगह तो होता नहीं है पूरे भारत में कि हमें फटाक से पता चल जाए कि कितनी गाड़ियां बनाई गई है इस साल। तो फिर पूरे भारत में गाड़ियां बनती है तो उनकी कुल संख्या होने के बाद में उनका जो मूल्य होता है उन मूल्यों को जोड़ के हम है जो जीडीपी में उसको शामिल करते हैं। तब हमें हमारी जीडीपी में जो उत्पादनकर्ता का योगदान है उसका आकलन करने में आसानी होती है।
इसका संभव नहीं है आकलन करना या इसकी संख्या ज्ञात करना, तो फिर अर्थशास्त्रियों ने इसका हमें एक समाधान बताया है। अर्थशास्त्री जो आर्थिक गतिविधियों के बारे में अध्ययन करते हैं, है ना, या आर्थिक क्षेत्र के जो जितने सारे एक्टिविटीज हैं उन सब के बारे में हमें और जानकारियां प्रदान करते हैं। समाधान क्या बताया है कि वस्तुओं की संख्या ज्ञात करने के बजाय उनके मूल्यों की गणना करने से तुलनात्मक अध्ययन करना तथा कुल मूल्य ज्ञात करना आसान होगा। यहाँ पे यही बात समझाई गई है कि वस्तुओं की संख्या ज्ञात नहीं करनी है हमें, तो क्या करना है, उन सारी वस्तुओं का कितना मूल्य होगा उसका आकलन करना है, उसको हमें जीडीपी में शामिल करना है। फिर क्या कह रहा है, जैसे उदाहरण दिया है एक, और इस उदाहरण में आपको बखूबी समझ में आ जाएगा कि हम अंतिम वस्तुओं का ही मूल्य क्यों जोड़ते हैं, इसको ठीक से समझने की कोशिश करना। पहला उदाहरण है कि जैसे 10,000 किलो अगर किसी के मान लो गेहूं उत्पादन हुआ है इस साल, है ना, एक फसल में, उस 10,000 किलो गेहूं को 8 रुपए प्रति किलो की दर से अगर वो बेचता है तो उसका कुल मूल्य हो जाएगा 80,000 रुपए। ठीक है, ये हो गया 10,000 किलो गेहूं को अलग अलग गिनने के बजाय उसको बेचने के बाद में 80,000 रुपए उसको प्राप्त हुए, तो हम 80,000 को जीडीपी में शामिल करेंगे। समझ गए। ऐसा ही एक दूसरा उदाहरण दिया है, उसमें कह रहा है कि 10 रुपए प्रति नारियल की दर से 5,000 नारियलों की का कुल मूल्य कितना होगा। अब 5,000 कुल नारियल हैं, 10 रुपए प्रति नारियल की दर से अगर उनको बेचेंगे तो 5,000 को 10 से गुणा करने पर कितना आएगा, 50,000 रुपए। तो हम 50,000 रुपयों को जीडीपी की गणना में शामिल करेंगे, ना कि इन प्रत्येक 5,000 नारियलों को अलग अलग कीमत के आधार पर शामिल करेंगे। इससे क्या होगा, एक तो हमारा समय बचेगा, है ना, एक हमें गणना करने में आसानी होगी। बजाय 5,000 नारियलों को अलग अलग जोड़ने के हम इसके कुल मूल्य 50,000 को सीधा सीधा शामिल कर देंगे, इससे इसका उत्पादन का जो मूल्य है वो जीडीपी में शामिल हो जाएगा। जीडीपी को अभी के लिए आप केवल इग्नोर कीजिए, इतना सोचिए कि पूरे राष्ट्र की जो आय होती है उस कुल आय के अंदर हम इन वस्तुओं के योगदान की बात कर रहे हैं। जीडीपी का अभी आगे हम विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे, तब आपको और बखूबी समझ में आ जाएगा कि बार बार जीडीपी शब्द में जो बोल रहा हूं उसका क्या महत्व है, क्या उसका उपयोग है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार तीनों क्षेत्रों की सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की गणना करने के बाद में क्या होता है, उनका योग किया जाता है, और योग करने के बाद में अगर राज्य में उसकी गणना की जा रही है एक राज्य में, तब तो उसको सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, ये बोलेंगे। और अगर भारत के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए उन वस्तुओं की गणना की जा रही है, तब हम उसको सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोलेंगे, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। समझ गए। अब हम बात करते हैं, देखिए यहां पे क्या कह रहा है, एक नोट दिया हुआ है, पहले हम उत्पादन एवं विक्रय में प्रत्येक वस्तु की गणना ना करके केवल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों की गणना करनी चाहिए। यानी जितनी सारी सेवाएं हमारे देश में उपलब्ध करवाई जा रही हैं उनका भी जो कुल चार्ज किया गया है उसको जोड़ेंगे, है ना, और वस्तुओं का जो कुल उत्पादन हुआ है उस संख्या के बराबर उनका कितनी कीमत हो गई है उसको जोड़ेंगे। तो ये हमारी जीडीपी की गणना में बड़ा आसान होगा। आगे कहता है, जैसे उदाहरण दिया गया है अब यहाँ पे, किस बात को समझाने के लिए, ये समझाने के लिए कि हम अंतिम वस्तुओं को ही क्यों शामिल करते हैं बीच में। जैसे गेहूं उत्पादन करता है तो गेहूं को शामिल कर लिया, फिर आटा बन गया उसका आटे को शामिल कर लिया, उससे बिस्किट बन गया तो बिस्किट को शामिल कर लिया, बिस्किट में और सामान मिलाया गया तो उसको शामिल कर लिया। ऐसा तो एक ही चीज की कितनी बार, एक से ज्यादा बार गणना हो जाएगी, तो ये तो हमारे जो आकलन होगा जीडीपी का उसको गलत साबित कर देगा ना, है ना। इसलिए इस गलत फहमी से बचने के लिए हमने एक उपाय सोचा है। क्या उपाय है वो अर्थशास्त्रियों ने जो हमें बताया है। मान लीजिए किसान है, उसने गेहूं उत्पादन किया और गेहूं उत्पादन करने के बाद में उसने आटा मिल को गेहूं बेच दिया 8 रुपए प्रति किलो के अंदर। अब आप ध्यान से देखते चलना, अंतिम वस्तुओं को जीडीपी की गणना में क्यों शामिल करते हैं इसको समझाया गया है, और ये आपके चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिकों में से एक है। इसी चैप्टर में 8 रुपए प्रति किलो की दर से उसने आटा मिल को बेच दिया। अब आटा मिल ने क्या किया कि 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उस पर पिसाई चार्ज लगा के और आटा तैयार कर दिया, और आटा तैयार करके किसको बेच दिया, बिस्किट कंपनी को बेच दिया 10 रुपए प्रति किलो में। अब बिस्किट कंपनी ले गई तो वो सीधा आटा तो बेचेगी नहीं ना, क्योंकि उसका बिस्किट बनाना है। अब बिस्किट बनाने के लिए उसको और बहुत सारी चीजें उसमें मिलानी पड़ेगी, जैसे चीनी मिलानी पड़ेगी, तेल मिलाना पड़ेगा, अन्य जो एनर्जेटिक जो फैक्ट्स होते हैं, जो तत्व होते हैं वो उसमें मिक्स करने होंगे। ऐसे मिला के उसने मान लीजिए 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उसने जैसे 4 पैकेट बनाए, जितना भी आटा लिया उसके 4 पैकेट बनाए। अब वो 4 पैकेटों को कितने रुपए में बेचेगी, 15 रुपए में, क्योंकि वो अपनी मेहनत और अपना जो एक्स्ट्रा मटेरियल उसने यूज किया है बिस्किट बनाने के लिए आटे से, तो उसका भी चार्ज करेगी। तो 15 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से उसने 60 रुपए में 4 पैकेट बेच दिए। अब आप यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हम इस 60 रुपए को ले लें तो इसके अंदर आटे की जो वैल्यू है वो भी आ गई, इसमें गेहूं की जो वैल्यू है वो भी आ गई, और इस कंपनी ने चीनी और तेल जैसी चीजें मिक्स की हैं उन सब की वैल्यू भी आ गई, है ना।
इसलिए हम इन सब चीजों को अलग अलग ना जोड़ते हुए हम क्या करेंगे, सीधा इस 60 रुपए में जिसको अंतिम उत्पाद के रूप में बिस्किट तैयार किया गया है, इस बिस्किट के मूल्य को हम अंतिम वस्तु बिस्किट को मानते हुए इसके मूल्य को हम हमारी जीडीपी की गणना में शामिल करेंगे। तो यहाँ पे ये 60 रुपए शामिल करने से ये गेहूं भी शामिल हो गया, आटा भी शामिल हो गया, चीनी तेल भी शामिल हो गए, और ये जो बीच में इनके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई है वो भी शामिल हो गई। इस तरीके से हमें समझाया गया है कि जैसे बार बार एक से ज्यादा बार एक चीजों की गणना ना हो, क्योंकि अगर हम बार बार गणना करते हैं तो गेहूं को यहाँ भी जोड़ना पड़ता, फिर आटे के साथ भी जोड़ना पड़ता, फिर बिस्किट के साथ भी जोड़ना पड़ता, तो एक ही गेहूं जो 8 रुपए किलो यहाँ भी जोड़ा जाता, फिर यहाँ भी जोड़ा जाता, पिसाई में भी फिर यहाँ भी जोड़ा जाता, तो वो तो गलत हो जाता ना। इसलिए हमें इसको बदलने के लिए हमने क्या किया कि सटीक आंकड़ा जो प्राप्त हो उसके लिए हमने अंतिम वस्तुओं के मूल्यों को ही हमारे जीडीपी में शामिल करने का प्रयास किया है। तो प्यारे बच्चों, आपको बखूबी समझ में आ गया होगा कि अब हम अंतिम वस्तुओं को ही क्यों शामिल करते हैं। तो अब हम जीडीपी की बात करेंगे और जीडीपी को ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। क्या होती है जीडीपी और किस तरीके से हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको ठीक तरीके से आकलन लगाने के लिए, उसका पूर्वानुमान लगाने के लिए हम जीडीपी के आंकड़ों का उपयोग करते हैं। सबसे पहली बात तो जीडीपी का पूरा नाम होता है सकल घरेलू उत्पाद, जो कि आप सबको पता ही होगा, और नहीं पता है तो आप इसको बखूबी अपने स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब होता है कि जैसे एक वित्तीय वर्ष में आप इसमें एक वर्ष की अवधि लेंगे और किसी एक राष्ट्र की भूमि के अंदर की चीजों का जो है आकलन करेंगे। एक वित्तीय वर्ष, जैसे वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अभी वर्तमान में जैसे वित्तीय वर्ष चल रहा है 2023-24, एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की सीमा के अंदर, है ना, देश की सीमा से बाहर नहीं, केवल देश की सीमा के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य कितना है, उसको जोड़ के हम किसकी गणना करते हैं, जीडीपी की गणना करते हैं, है ना। तो बखूबी ये परिभाषा आपको ठीक तरीके से समझ में आ जाएगी और आप इसको 2-4 बार पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप इसको याद भी कर लेंगे। जीडीपी होती क्या है, इस पे बात करने के बाद अब हम जीडीपी की गणना करता कौन है, इसकी जानकारी भी तो तुम्हारे पास होनी चाहिए। तो जीडीपी की गणना के लिए हमारे केंद्र सरकार जो है उसका एक मंत्रालय है, केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ये मंत्रालय जीडीपी की गणना करवाता है, खुद नहीं करता है। इसके अधीन एक ऑफिस है जिसको सीएसओ बोलते हैं शॉर्ट में, तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ये सीएसओ जो है ये पूरे देश की जो है आर्थिक गतिविधियों की आकलन करके और उसके जो अंतिम आंकड़े हैं उनका संकलन करता है और संकलन करने के बाद में जीडीपी के आंकड़े तैयार करता है। तो अब आपको सीधे सीधे पता चल गया कि कौन जीडीपी की गणना करता है। तो केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन एक संस्था है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इस संस्था के द्वारा जीडीपी के आंकड़ों का संकलन किया जाता है और सरकार के पास में पेश किए जाते हैं। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको जानने के बाद में आप इस आर्थिक गतिविधियों की जो क्लास है इसको बखूबी समझ पाओगे। जैसे हमने बात की जीडीपी की, तो इसको आप ठीक तरीके से एक बार नहीं 5 बार देखिए, लेकिन उसको समझने की कोशिश कीजिए। सरल से सरल शब्दों में मैंने इसकी परिभाषा आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। जीडीपी की गणना कौन करता है, ये भी बातें आपके आज से लेके आगे जितने दिनों तक आप पढ़ाई करेंगे तब तक आपकी ये चीजें काम आने वाली हैं जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही है। आप इनको बखूबी देखिए और इनका बार बार रिविजन करने की कोशिश कीजिए ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ जाए, ताकि जब भी आपको इन आंकड़ों की जरूरत पड़े, इन बातों को पढ़ने की जरूरत पड़े, तो आपको यूं ना लगे कि हमने पहली बार ये बातें पढ़ी हैं। जीडीपी की गणना करने के बाद में अब हम बात करेंगे अगला जो की टर्म है वित्त वर्ष, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात करते हैं तो हमने जैसे पहले देखा था एक फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 से जब वर्तमान में हमारे 2023-24 जो है फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, शुरू होता है ये 1 अप्रैल से हर साल और अगले साल चल के 31 मार्च पे खत्म हो जाता है। तो वित्त वर्ष होता है 1 साल का टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर हम आर्थिक गतिविधियों की गणना करते हैं उस समय के दौरान। आधार वर्ष क्या होता है, जिन वस्तुओं के उत्पादन में कितना प्रभाव देखा गया है उसकी गणना करने के लिए एक हम पीछे के आंकड़े लेते हैं, एक आज वर्तमान में जिस समय हम उस गणना को करेंगे उस समय के आंकड़े लेंगे। दोनों में तुलना करने के लिए हमें दो अलग अलग वर्षों के आंकड़े चाहिए। आधार वर्ष लिया जाता है उस समय की कीमतों को फिक्स माना जाता है ना, स्थिर, और वर्तमान जो वर्ष चल रहा है उसको चालू वित्त वर्ष बोलते हैं। और इसके आंकड़ों के आधार पे हम ये देखते हैं कि जैसे हमारा वर्तमान आधार वर्ष 2011-12 है, उस समय एक बिस्किट के पैकेट की कीमत जैसे 5 रुपए थी, आज अगर उस बिस्किट की पैकेट की कीमत 10 रुपए हो गई है तो हम 2012 से लेकर 2024 तक उसकी कीमत में कितने प्रतिशत परिवर्तन आया है उसके आधार पर उसकी गणना करते हैं, जिससे हमें अलग अलग क्षेत्रों की जो है प्रगति के बारे में जानने का जो मौका मिलता है। इससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो गति कर रही है, हम फायदे की अर्थव्यवस्था के अंदर हैं या घाटे की अर्थव्यवस्था चल रही है हमारी। अभी आपको एक नई जानकारी और दे दूं मैं कि अभी हमारी सरकार जो है भारत सरकार वो
विचार कर रही है इस बात पे कि इस आधार वर्ष को थोड़ा ज्यादा पुराना हो गया है 2011-12, इसलिए इसको आगे लाके 2017-18 कर दिया जाए। इस पे अभी मंथन चल रहा है और आने वाले दिनों में आपको ये खबर देखने को मिलेगी अलग अलग न्यूज सोर्सेज के माध्यम से कि हमारा जो आधार वर्ष है, जिसकी कीमतों का हम आर्थिक गणना और उसकी प्रोग्रेस जानने के लिए उपयोग करते हैं, उसको बदला जाएगा। इसलिए आप निरंतर अपडेट रहिए इस चीज से। अभी हाल ही में तो ये बदला नहीं गया है, आज वर्तमान में आपकी एग्जाम तक भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आपके एग्जाम से आगे जो क्लासें आएंगी या जिन आगे आने वाली जो एग्जाम होंगी उनके अंदर इस चीज का प्रभाव पड़ेगा, अगर ये अभी बदल जाता है तो। और अगर इसको बदलने में थोड़ा और टाइम लगेगा तो वैसे वैसे ये आगे प्रभावशाली रहेगा। चालू वित्त वर्ष क्या होता है? जिस साल में हम आर्थिक जो गतिविधियां हैं उनकी आकलित जो राशि होती है उसकी गणना करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे वर्तमान में अभी अपने 2024 चल रहा है, ठीक है। चालू वित्त वर्ष कौन सा है? 24 में अगर 31 मार्च पहले हम गणना कर रहे हैं तब तो जो वर्तमान वर्ष चल रहा है वित्त वर्ष उसी को मानेंगे। लेकिन अगर यही बात हम 1 अप्रैल के बाद में करेंगे तो हम बात करेंगे 2024-25 को, समझ गए? क्योंकि उस 1 अप्रैल से तुरंत आगे जो अगला वित्त वर्ष शुरू हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इन सब की टर्म्स को आप ठीक से देखें और बार बार देखें, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो अर्थव्यवस्था को समझने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसी को नहीं, पूरे के पूरी किताब को समझने के लिए आपको बहुत मदद मिलने वाली है। अब हम क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन की बात करेंगे, किस तरीके से पुराने समय में जो है हमारी अर्थव्यवस्था प्रगति करती थी, उसके बाद में आज उन गतिविधियों में क्या बदलाव आया है। इन सब बदलावों को ध्यान में रखते हुए अब हमें क्या उपाय अपनाने चाहिए, किस तरीके से हमारा जो वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है और वो जो है प्रभावित हो रहे हैं। इन सब बातों को ऐतिहासिक परिवर्तन यानी इतिहास से लेकर आज तक क्या बदलाव आया है हमारे आर्थिक गतिविधियों में, इस पे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। पहली ही बात को ध्यान से पढ़ते चलिए, आपको किताब भी नहीं खोलने की जरूरत है। यहाँ पे आपको किताब का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। मैंने इस पे बहुत मेहनत करी है, इतनी मेहनत करी है कि आपको इसके बाद में कुछ और उस पार्ट से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा का पूरा चैप्टर आपको इन्हीं बातों से समझ में आ जाएगा। शॉर्ट से शॉर्ट चीजों को मैंने आपके लिए कलेक्ट करने का प्रयास किया है। जैसे पढ़िए मेरे साथ, आज विकसित देशों का अध्ययन करने पर हमें पता चलता है कि जब उनकी अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर था तब उनके आर्थिक जो प्रगति थी उसमें भी सबसे ज्यादा योगदान किसका होता था? प्राथमिक क्षेत्र का होता था। तो फिर आज क्या बदला है? लेकिन कालांतर में क्या हुआ कि जैसे जैसे कृषि के अंदर उत्पादन बढ़ा तो उत्पादन का विक्रय से आय बढ़ी, और आय बढ़ी तो हमारी जरूरतें और उत्पादन के जो तरीके थे उन सब में बदलाव करने की इच्छा जागृत हुई। फिर जैसे जैसे उत्पादन बढ़ा और आय बढ़ी तो दूसरे कामों को करने का भी लोगों का क्या है, रुझान बढ़ा। जैसे शिल्पकार आगे बढ़ने लगे, कारीगरों में की संख्या में वृद्धि होने लगी, परिवहन प्रशासक व सैन्य कार्यों से भी लोग जुड़ने लगे, है ना। अलग अलग क्षेत्रों को भी हमने और विकास के आगे अगले चरण में ले जाने का प्रयास करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब जैसे जैसे कृषि की जो तकनीक की वृद्धि हुई उसके साथ में हमें और पैसा मिलने लगा तो हम उस पैसे को कहाँ खर्च करेंगे। इसलिए हमने हमारे राष्ट्र के विकास के लिए उस पैसे का उपयोग करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है? अधिकांश उत्पाद जो है प्राकृतिक थे तथा अधिकांश लोग रोजगार भी इसी क्षेत्र में पाते थे। शुरुआती दौर या ऐतिहासिक दौर की बात करें पुराने समय की, तो उस समय कृषि के अंदर सबसे ज्यादा उत्पादन भी यही देता था और प्राथमिक क्षेत्र ऐसा था जिसमें सबसे ज्यादा क्या मिलते थे? रोजगार मिलते थे। फिर कहता है पिछले, ये मिसप्रिंट हो गया है, इसको थोड़ा ठीक कर लेना। पिछले 100 सालों में उद्योग या विनिर्माण की नवीन प्रणाली विकसित होने से कारखानों की स्थापना होना शुरू हो गई। यानी उद्योगों और विनिर्माण वस्तुओं का पुनर्निर्माण, जैसे हमने गेहूं से आटा, आटे से बिस्किट बनाने वाली जो बात करी थी उदाहरण में, वो विनिर्माण के माध्यम से, उस गतिविधियों के माध्यम से और आगे विकसित होने लगे। क्या? कारखानों की स्थापना होने लगी। अब लोगों को उनकी मर्जी के बिना कृषि से कारखानों की तरफ लाया जाने लगा। ये दौर था औपनिवेशिक दौर था, जिस समय हम विदेशी जो आक्रांता थे उनके अधीन रह के काम करते थे, दूसरे देशों के लोग हमारे ऊपर शासन करते थे। उस समय हमें जबरदस्ती इन जो औद्योगिक गतिविधियां बढ़ रही थी उनके अंदर धकेला जाने लगा। लेकिन कालांतर में जाके हमारे राष्ट्र के लिए जो गतिविधियां हैं ये लाभकारी सिद्ध हुई। हालांकि उस समय तो हमारे जो राष्ट्र के लोग थे, आम आदमी था, उसका शोषण होता था इन चीजों में। लेकिन जैसे ही हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद में हमारे लिए लाभकारी होने लगी चीजें, क्योंकि सस्ते मजदूरों की जरूरत होती थी। अब खुद के देश में, जैसे इंग्लैंड का उदाहरण ले, तो वो खुद के देश से मजदूर लाता तो उनको ज्यादा ऊंची दर पे वेतन देना पड़ता था। लेकिन अगर भारत से मजदूर लेके जाते हैं इंग्लैंड वाले, कारखानों में काम करवाते, तो उनको सस्ते में निपटा दिया जाता था, है ना। बहुत थोड़ा मोटा नाम मात्र का यूं वेतन दिया जाता था, यूं मान लो। तो ऐसे सस्ते मजदूरों की जरूरत थी जिससे कि ज्यादा उत्पादन हो और उनको फायदा तो हो ज्यादा और नुकसान हो कम, है ना, खर्चा कम से कम हो।
और क्या कहा, उत्पादन बढ़ाकर सस्ती दरों पर बेचा जा सके और विदेशी शासक अधिक लाभ कमा सके। इसका जो मेन उद्देश्य था, हमारे भारतीयों को या जो गुलाम देश थे उनके नागरिकों को जब अंग्रेज उद्योगों में धकेल रहे थे, जबरदस्ती उनको मजदूर बना रहे थे, कृषि से हटाकर उनको कारखानों की ओर ला रहे थे, तो इनका मेन जो मकसद था वो यही था कि जो विदेशी शासक थे वो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने का प्रयास कर रहे थे। और ये ज्यादा लाभ कमाने की जो लालसा है उसने हमारे देश को बहुत हद तक गिराने और पिछड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। हमारे मजदूरों की उस समय दशा देखी नहीं जा सकती थी, इतनी दयनीय दशा थी। लेकिन हमने इन परिस्थितियों का ठीक तरीके से फायदा कब उठाया, जब हमारा देश आजाद हो गया। फिर देखिए, इन कारणों से कृषि के स्थान पर उद्योग क्षेत्र अधिक उत्पादक एवं रोजगार प्रदाता बन गया। यानी जैसे जैसे लोगों को कृषि से हटाया जाने लगा तो धीरे धीरे कृषि का जो उत्पादन है वो तो गिरने लगा, और उद्योगों के अंदर ज्यादा मजदूर आने लगे तो उनका उत्पादन बढ़ने लगा। अब उत्पादन बढ़ने लगा तो लोगों की ज्यादा आवश्यकताएं बढ़ी, तो उनका आवश्यकताएं पूरी करने में भी मदद मिलने लगी। जब फैक्ट्री में ज्यादा बिस्किट ज्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाएगा तो ज्यादा लोग उसका उपयोग कर पाएंगे। इस तरीके से कृषि क्षेत्र तो धीरे धीरे क्या होता गया, कमजोर होता गया, और उद्योग क्षेत्र क्या होता गया, बढ़ता गया, यानी विकास करता गया। फिर हम इन्हीं पिछले जो लगभग 100 सालों में विकसित देशों में द्वितीय क्षेत्र के स्थान पर तृतीय क्षेत्र से जो अधिक उत्पादन और रोजगार प्रदाता बन गए हैं, उनकी वजह अभी हमने जो देखी है ठीक वही आपको समझनी है कि जैसे जैसे कृषि से हटा के लोगों को उद्योग क्षेत्रों की ओर लाया जाने लगा और उद्योगों से ज्यादा उत्पादन बढ़ाया गया, तो देशों की आय बढ़ी, और आय बढ़ने से उन देशों को विकासशील यानी गरीब देश से वो मध्यम आय से उच्च विकसित देशों में आने लग गए। इसके कुछ उदाहरण जैसे आप देख सकते हैं, अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है। ये सब जो देश हैं इसी प्रक्रिया से आगे गुजरे हैं। हालांकि ऐसा जरूर है कि इंग्लैंड ने जिस तरीके से गलत तरीकों से अपना विकास किया है, उन तरीकों से सभी ने नहीं किया है, बाकियों ने इसकी तुलना में कम रहे हैं ये अत्याचारों के मामले में। पर कहीं ना कहीं ले दे के इनका जो विकास हुआ है उसको कहीं ना कहीं क्रूरता का ही जो प्रमाण है आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे हमने दुनिया की बात कर ली, और अब हम हमारे देश की बात करेंगे कि हमने कैसे इस प्रगति को है जो देखा है, हमारे भारत ने कैसे इस आर्थिक क्षेत्र में प्रगति की है। पहला आलेख दिया गया है, आपकी किताब में दे रखा है आलेख, इसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले आलेख में क्या कहा गया है, तीनों जो क्षेत्र हैं हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हैं सेक्टर हैं इंडियन इकोनॉमी के, उनका जो हमारी जीडीपी में कैसा योगदान है, कितना कितना प्रतिशत योगदान है, उसको दिखाया गया है। अब उसके बाद में हम ये पता कर लेंगे कि कैसे हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके अंदर जो आजाद जब भारत हुआ था 1947 में, उस समय तो कितना योगदान था और आज कितना योगदान है, इसके कुछ आंकड़े देखेंगे। अभी आलेख आगे बढ़ेंगे उसके अंदर। ये जो पहला आपके सामने आलेख दिया हुआ है ये आपकी किताब में भी दे रखा है और आप यहाँ भी देख सकते हैं बखूबी, है ना। देखो, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र द्वारा सकल घरेलू उत्पाद में योगदान है। ये हमें यहाँ दिखा रखा है कि 1973-74 में इनका योगदान कितना था, और 2013-14 में इनके जो अंतिम आंकड़े हैं उनके अनुसार इनका योगदान कितना था। ये जो नीले रंग का दिखाई दे रहा है आपको, ये प्राथमिक यानी कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों के आंकड़े दिखा रहा है। ये जो लाल रंग दिखाई दे रहा है ये उद्योगों से संबंधित आपके आंकड़े दिखा रहा है, कितना प्रतिशत दिखा रहा है। और ये जो हरा रंग दिखाई दे रहा है आपको, ये सेवा क्षेत्र को दिखा रहा है ना। सेवा क्षेत्र का हमारी जीडीपी में कितना योगदान है उसको दिखा रहा है। 1973 में इनका जो प्रतिशत था ये देख सकते हैं आप, 2013-14 में इनमें जो ग्रोथ है ये देख सकते हैं आप। इससे बखूबी आपको अंदाजा लग जाएगा। ये कुछ पैरामीटर्स हैं, रुपए दे रखे हैं करोड़ों में, यानी इतने करोड़ रुपए तक इनकी जो है उत्पादन क्षमता थी उस समय, या जीडीपी में योगदान था, और अब वर्तमान में यहां तक आ गए। ठीक है, इस आधार पे हम आगे हैं जो इन बातों का और अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। उत्पादन में तीसरे क्षेत्र का जो महत्व बढ़ा है हमारे देश में, उसके पीछे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की क्या कमजोरियां रही हैं, क्या जो है अच्छी बातें रही हैं जिनकी वजह से हम जो है सेवा क्षेत्र में अब आगे बढ़ने लग गए हैं। अब इसके बाद में हम देखेंगे उत्पादन के तीसरे क्षेत्र में जो यहाँ हमारी अर्थव्यवस्था में महत्व बढ़ रहा है इसका, उसकी क्या क्या खास बातें हैं। पहले ही कारण पे गौर करते हैं। क्या कह रहा है, किसी भी देश की कुछ बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं, है ना। अब बुनियादी आवश्यकताएं क्या हो सकती हैं, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है। बुनियादी मतलब जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, उनके बिना उस देश का विकास संभव नहीं है। कम से कम उतनी आवश्यकताएं तो पूरी उस देश की होना जरूरी है। जैसे शिक्षा है, हमारे यहाँ शिक्षा को कितना बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। आप जैसे देख पा रहे हो, स्कूलों में पहले से 12वीं क्लास तक कितनी सारी चीजें फ्री दी जा रही हैं। यहाँ तक कि स्कूल ड्रेस फ्री दिया जा रहा है, उनको फ्री शिक्षा दी जा रही है। स्कूलों में न्यूनतम चार्ज लिया जाता है, उनसे कम से कम जो फीस लेकर उनको पढ़ाया जा रहा है। उसके बदले में सरकार उनसे कई गुना ज्यादा सुविधाएं मुहैया कराती है उनको, है ना। अच्छे शिक्षक उपलब्ध करवाती है ताकि उनको बेहतर से बेहतर नॉलेज मिल सके। स्वास्थ्य सुविधाएं,
हमारी सरकार ने राजस्थान में क्या उदाहरण लें तो कितनी सारी चीजें, जो दवाइयां फ्री कर रखी हैं, जांच फ्री कर रखी है। आजकल तो चिरंजीवी जैसी योजनाएं हैं, चिरंजीवी योजना के अंतर्गत तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद में इलाज भी मुफ्त मिलता है ना। कर्मचारियों के लिए अलग से चिकित्सा सुविधा के लिए योजना बना रखी है, जिसको RGHS बोलते हैं। उसके माध्यम से कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुविधाएं जो है एक मासिक चार्ज के बेस पे उपलब्ध करवाई जाती हैं। संचार सुविधाएं हैं जिनका विस्तार हमारी सरकार लगातार कर रही है। अभी आप देख रहे होंगे आज से 20 साल पहले के जो इंटरनेट के उपभोक्ता थे उनमें और आज में कितना बदलाव आ गया है। आज हम बड़े आसानी से चीजों का जो है उपयोग कर पाते हैं। जैसे इंटरनेट पे हम किसी वेबसाइट का उपयोग करना चाहते हैं तो बड़े आसानी से और बड़े कम समय में कर पाते हैं। जबकि एक समय मैं खुद अपने जीवन से अगर उदाहरण दूं आपको, तो मैंने खुद ने ऐसा दौर देखा है कि जब 2G इंटरनेट, सेकंड जनरेशन की जो इंटरनेट पीढ़ी थी, उसके अंदर ऐसे नेट घूमता ही रहता था। वीडियो अगर चला देते थे यूट्यूब पे, बस राउंड ही चलता रहता था कई देर तक, कई मिनटें तो इसको लोड होने में खराब हो जाती थी। लेकिन आज 5G की जो स्पीड है उसके ऊपर आपको केवल क्लिक करते ही वीडियो ऑटो लोड हो जाता है और फटाक से वीडियो है जो गति करता है और आपके सामने पेश हो जाता है। इसलिए जो इतना बदलाव आ रहा है ये हमारी संचार सुविधाओं पे सरकार जो प्रयास कर रही है उन सब प्रयासों का परिणाम है। फिर आगे परिवहन है। हमारे लिए अच्छी सड़कें होना जरूरी है। हम अगर छोटा सा भी व्यवसाय करते हैं तो उसके लिए माल का आवाजाही होना बहुत जरूरी होती है। सप्लाई समय पे होगी तो आप काम समय पे करोगे, काम समय पे करोगे तो आपकी आय समय पे बढ़ेगी, ताकि आपकी जो निश्चित जरूरतें हैं वो भी पूरी होंगी और आपके जीवन का जो स्तर है वो भी बढ़ेगा। इसलिए परिवहन के क्षेत्र में भी सरकार जो है राष्ट्रीय विकास के लिए इनको जरूरी मानती है। व्यापारिक गतिविधियां हैं। व्यापारी जो होते हैं इंटर स्टेट अगर व्यापार करते हैं तो उनके लिए टैक्स अलग स्लैब में लगता है। इंटरनेशनल व्यापार अगर करते हैं, दो देशों के बीच में व्यापार होता है, तो उनके लिए टैक्स अलग होता है। बैंकिंग सुविधाएं हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीजों में शामिल है बैंकिंग सुविधाएं। कैसे? जब हममें पैसे की जरूरत पड़ती है, चाहे तो वो व्यापार करने के लिए हो, चाहे व्यक्तिगत खर्चों के लिए हो, या फिर किसी आयोजन के लिए आपको पैसा चाहिए, तो आपको सीधा बैंक याद आते हैं कि बैंकों में रियायती दरों पे हमें क्या मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा, जिसके माध्यम से हम हमारे व्यापार को बढ़ा सकते हैं, हमारे जरूरी कामों को पूरा कर सकते हैं, हमारी जरूरतों को ठीक समय पे पूरा कर सकते हैं। इनका प्रबंधन विकासशील देशों में तो किसके द्वारा किया जाता है? सरकार के द्वारा। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जितनी सारी बुनियादी जरूरतें हैं विकासशील देशों में तो सरकार द्वारा नियंत्रण किया जाता है। तो फिर विकसित देशों में कौन करता है? विकसित देशों में क्या किया जाता है कि सरकार के पास पहले से ही इतनी सारी जिम्मेदारियां होती है जिनको पूरा कर पाना उनके लिए समय की एक तरीके से खपत या आवश्यकता से ज्यादा समय उनमें लगता है। तो विकसित देशों के जो सरकारें होती है वो इनको निजी जो संचालक या निजी ऑपरेटर होते हैं उनको संभालने के लिए किसी निश्चित चार्ज या किसी पद्धति के माध्यम से उनके हवाले कर देती है, ताकि वो इनका प्रबंधन करें ठीक तरीके से। उसके बदले में जो लाभांश होता है उस लाभांश के अंदर उस निजी संस्थाओं को भी क्या दिया जाता है? हिस्सा दिया जाता है। इसलिए जो विकसित देश होते हैं उनमें अधिकांश ऐसी गतिविधियां जो है इनका जो संचालन निजी संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे आगे। पहले और दूसरे क्षेत्र का विकास होने से सेवाओं की मांग में विस्तार हुआ है। हम किस पे चर्चा कर रहे हैं कि तीसरे क्षेत्र का महत्व जो है क्यों बढ़ा है हमारे देश के अंदर या दुनिया के अंदर। तो पहले और दूसरे क्षेत्र का जैसे जैसे विकास हुआ, जैसे कृषि के अंदर नई नई तकनीकी आई, नई नई तकनीकों के कारण फिर नए नए उपकरण बनाए जाने लगे, नई नई सेवाएं उपलब्ध करवाई जाने लगी। जैसे आज के समय में आपको पता हो तो सरकार ड्रोन उपलब्ध करवा रही है। इन ड्रोन के माध्यम से किसान जो है अपने खेत में खाद बीज जो दवाई का स्प्रे किया जाता है, जैसे कोई कीट बीमारी लग गई फसल को तो उसके लिए दवाई का स्प्रे कर सकता है। ऐसा किसको दिया जा रहा है? स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं होती हैं उनको ये ड्रोन आवंटित किए जाने। इस ड्रोन से जो आय होगी उन स्वयं सहायता समूह को जाएगी और उसके माध्यम से महिला सशक्तिकरण भी बढ़ेगा और किसान की समस्याओं का भी क्या हो जाएगा? निपटारा हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रयास सरकार करती है हमारे लिए। आय बढ़ने से क्या कहता है? बुनियादी आवश्यकताओं के अलावा बेहतर जीवनदायी सेवाओं की भी मांग क्या होती है? बढ़ती है। अब ये आपके और मेरे ऊपर ही लेके देख लो कि जैसे जैसे हमारा जीवन स्तर ऊपर बढ़ता है, हमारे पास ज्यादा पैसा आता है, तो जैसे एक साइकिल पे चलने वाला आदमी है तो वो मोटर बाइक खरीदने की कोशिश करता है, मोटर बाइक पे चलने वाला 4 व्हीलर गाड़ी खरीदने की कोशिश करता है, और गाड़ी खरीदने वाला उससे और बढ़िया गाड़ी खरीदने की कोशिश करता है। कोई झोपड़ी में रहता है तो वो फिर मकान बनाने की कोशिश करता है, मकान में रहने वाला है तो वो बंगला बनाने की कोशिश करता है, बंगला बनाने वाला है तो वो और अच्छे से जो बढ़िया मकान होते हैं, कोठी जिसको बोलते हैं, वैसे बनाने की कोशिश करता है। तो हमारे पास जैसे जैसे इन चीजों की आय बढ़ती है तो आय बढ़ने के साथ साथ हमारी क्या होती है? डिमांड भी बढ़ने लगती है। और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे हम क्या करेंगे? अपने जीवन को और बेहतरीन बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे हम देख पा रहे हैं एक जमाना ऐसा था जब पढ़ने के लिए हमें स्कूल में ब्लैक बोर्ड मिलता था केवल,
आज ये जो चीजें संभव हो पा रही हैं, आप इस क्लास को डिजिटल रूप से देख पा रहे हैं, जो सेवाओं का विस्तार है, जीवन स्तर का जो बढ़ना है, उसी के माध्यम से संभव हो पाया ये। जैसे जैसे हमारे पास आय बढ़ी तो हमने इन चीजों का विस्तार किया, और ऐसे ही सरकार ने हमारे जीवन स्तर को और बेहतर बनाने के लिए जो आपके लिए इंटरेक्टिव जो क्लासें हैं, इनके माध्यम से भी आपको सेवाएं उपलब्ध करवा रही है। सूचना और संचार तकनीकी पर आधारित सेवाओं की अनिवार्यता के कारण भी क्या होता है, उसकी ज्यादा मांग बढ़ती है। जैसे उदाहरण के लिए आज हमारे जीवन का मोबाइल ऐसा हिस्सा बन गया है कि हम उसके बिना एक दिन नहीं काट सकते, है ना। ये अनिवार्यता ही तो है, इन तकनीकी चीजों की अनिवार्यता ही तो है हमारे जीवन में कि हम इसके बिना बिल्कुल नहीं रह पाते। हमारे बहुत सारे काम है जो बड़े कम समय में हो जाते हैं। कम समय में होने के कारण क्या होता है कि हम इनसे हमारे जीवन को और ज्यादा सरल बना सकते हैं। अब इस सरल जीवन के कारण हमारी बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनका खात्मा हो जाता है, और हम हमारे जीवन को समय पे जो अपडेट और अपग्रेड करते रहते हैं। इन संचार सुविधाओं की अनिवार्यता के कारण हमें बहुत सारी चीजों को अपने जीवन में शामिल करना पड़ता है। जैसे एक समय था जब किसी परीक्षा का परिणाम आता था तो हमें उस कार्यालय तक जाके वहां पे परिणाम देखना पड़ता था, वो बाहर अपने गेट के चस्पा करते थे परिणाम को। आज हम परिणाम को अपने मोबाइल पे देख पाते हैं। इसके लिए हमें मोबाइल की जरूरत भी होती है, इंटरनेट की जरूरत भी होती है, और एक अच्छे सर्विस प्रोवाइडर की भी जरूरत होती है। तो इन तीनों चीजों का जो आधारभूत ढांचा है उसको विकसित करने में सरकार क्या करती है, निजी कंपनियों के माध्यम से हमारे लिए ये व्यवस्था करवाती है। तो ये अनिवार्यता भी हमारी मांगों को बढ़ाती है। जैसे ई मित्र है, उदाहरण के लिए ई मित्र है जिसके माध्यम से हम बिजली के बिल, पानी के बिल, बहुत सारे एग्जामों के फॉर्म और बहुत सारे जो सेवाएं हैं उनके लिए आवेदन कर पाने में जो है सहज महसूस करते हैं। इसका बहुत सारा श्रेय जो हमारी सरकारों ने ई मित्र जो शुरू किया है उसको जाता है। इंटरनेट है, इसने हमारी जो जिंदगी है उसमें क्रांतिकारी बदलाव दिया है। कैसे? इंटरनेट से पहले के जीवन की तुलना करिए, जब हमारे पास सब कुछ ऑफलाइन हुआ करता था और हम किसी भी चीज के लिए कहीं जाके और उस चीज को प्राप्त करते थे। आज हम घर बैठे बहुत सारी चीजों की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। किसके माध्यम से? फटाक से हम गूगल पे वॉइस सर्च भी एक सुविधा है जो आपको केवल बोल के सर्च किया जा सकता है। ये इन्हीं सेवाओं के विस्तार का जो परिणाम है। ई मैसेजिंग है, ई मैसेजिंग जैसे व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये बहुत सारी जो सोशल मीडिया की साइट्स है सब ई मैसेजिंग उपलब्ध करवाती हैं आपको। आप फटाक से किसी को मैसेज करना चाहते हैं तो बस टाइप करिए और भेज दीजिए। इंटरनेट के माध्यम से ये चीजें बड़े आसानी से आपके लिए उपलब्ध हो जाती हैं। ई ऑफिस है, सरकारी जो दफ्तर हैं, कार्यालय हैं, वो भी आज के समय में तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से काम करने लग गए हैं। इससे क्या होता है, हमें कितने सारे फायदे होते हैं। समय की बचत होती है, कर्मचारियों को कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करने की जो प्रोडक्टिविटी है उनकी वो बढ़ती है। उसके अलावा बहुत सारे जो पेपर हैं वो खराब होने से बचते हैं, तो पर्यावरण इको फ्रेंडली चीज भी इसको हम कह सकते हैं। ई ऑफिस के कारण बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, तो उसके माध्यम से हमारा काम जो कभी रुकता नहीं है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे जीवन को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित करती हैं। और ई ऑफिस के कारण तो नागरिकों के जीवन में भी बहुत ज्यादा प्रभाव डाला है। कैसे? जब सरकारी कर्मचारी समय पे काम करते रहेंगे तो हमारे लिए जो सुविधाएं हैं उनका भी विस्तार जो है लगातार होता रहेगा। इसीलिए अब हम इस बात को आगे बढ़ाते हुए अगले पॉइंट पे आते हैं। सेवा क्षेत्र में सभी सेवाओं में समान वृद्धि नहीं होती। ध्यान देने वाली बात है। जितनी बातें हमने सेवा क्षेत्र के बारे में की है उनके अलावा भी कुछ बातें हैं जिन पे अभी हमारा ध्यान जाना जरूरी है। क्या बातें हैं? जैसे कुशल और शिक्षित अगर श्रमिक है ना, कुशल और शिक्षित श्रमिक है, तब तो हम क्या करते हैं, उनके लिए बढ़िया जो अपॉर्चुनिटी होती है, बढ़िया अवसर मिलते हैं उनको अपने जीवन को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए। जैसे इंजीनियर है, उसके लिए बहुत सारे आपको काम मिल जाएंगे। बहुत सारे वो खुद अपने निजी स्तर पे भी काम कर सकता है, सरकारों के द्वारा भी काम कर सकता है। लेकिन क्या होता है, जैसे डॉक्टर होता है, उनके लिए भी बहुत सारे जो फैसिलिटी हैं, चिकित्सालय जितने होते हैं निजी क्षेत्र के हैं, उनमें इनको बहुत अच्छे ऑफर मिलते हैं, जिसके माध्यम से इनको कम समय में अधिक आय करने का जो अवसर मिलता है। मैकेनिक होता है, खुद मैकेनिक अगर अपना शोरूम खोल लेता है तो उसमें अपने बेहिसाब जो है अर्निंग, आय को बढ़ा सकता है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है दूसरे वर्ग के लिए। किसके लिए? जो अकुशल हैं, ऐसे मजदूर जो अकुशल हैं, जिनका कोई खुद का हुनर नहीं है, और जो पढ़े लिखे भी नहीं है, ऐसे मजदूर जो पढ़े लिखे भी नहीं है, उनके लिए समस्या भारी है। आज के समय में सबसे ज्यादा गौर करने वाले ये दो वर्ग हैं, जो या तो अशिक्षित हैं या फिर अकुशल हैं, जिनको किसी काम में पारंगत या महारत हासिल नहीं है। जैसे मैकेनिक होता है, उसको खुद का काम आता है, वो खुद किसी भी चीज का, जैसे गाड़ियों का मैकेनिक है तो वो गाड़ी ठीक करने में बढ़िया नॉलेज रखता है, तो उसको कहीं भी काम मिल जाएगा। लेकिन जो अकुशल हैं, जिनको कोई काम नहीं आता, वो केवल एक दिहाड़ी मजदूर जैसे जीवन यापन करते हैं, तो फिर उनके लिए समस्या भारी है। उनका जीवन यापन करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए जो दूसरा जो आलेख है या दूसरा ग्राफ है, ये हमें इस दृष्टिकोण पर नजर डालने में हमारी मदद करता है। क्या कहता है? जीडीपी में क्षेत्रकों का क्या योगदान है, इसके बाद में दिखा रहा है।
कितने प्रतिशत कौन सा क्षेत्र योगदान दे रहा है, इससे हमें पता चलेगा कि कौन सी जो गतिविधियां हैं वो ज्यादा प्रभावशाली हैं आज के समय में हमारे जीडीपी में। आप यहाँ देख सकते हैं प्राथमिक क्षेत्र है नीले रंग में, ये 40% योगदान है। 40 से 50% यानी 10% योगदान किसका है, दूसरे क्षेत्र का। और इसके बाद में लगभग कितना है, ये 52-53 से लेके और 100 तक जो सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तीसरे क्षेत्र का। इसका प्रतिशत अभी आगे आपको मैं दिखाऊंगा। ऐसे ही इसकी जो तुलना करते हैं 73-74 से 2013-14 के अगर हम तुलना करें तो इसमें सबसे ज्यादा वृद्धि हमें किसमें दिखाई देती है, सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि दिखाई देती है। यहाँ जो लगभग 50% से भी कम है वो यहाँ पे कहाँ आ गया, लगभग 60 से 70% के आसपास आ गया। तो हमें सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में ज्यादा विस्तार हुआ है। इसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा कमी आई है कृषि क्षेत्र में, ये हमें देखने को मिलता है। ऐसे जो तुलनात्मक आंकड़े हैं ये हमारे लिए ऐसा काम करते हैं कि जिससे हमें पता चलता है कि पहले के समय में हमारी अर्थव्यवस्था किन चीजों पर निर्भर थी और आज किन चीजों पर निर्भर है। अब हम इस आलेख 2 की बात करते हुए अब हम आगे बात करेंगे कि अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार कौन से क्षेत्रों में मिल रहा है। ये जो तीसरा आलेख है ये हमारी इसी बात का जवाब देगा। क्या कहता है, रोजगार में क्षेत्रों की हिस्सेदारी, यानी कृषि में ज्यादा लोग काम मिलता है कृषि में, या फिर विनिर्माण क्षेत्र में ज्यादा लोगों को काम मिलता है, या फिर सेवा क्षेत्र में ज्यादा लोगों को काम मिलता है। इस आधार पर हम तुलना करेंगे। जब 1977-78 की बात करेंगे तब हमें पता चलता है कि 71% लोग जो हैं 71% कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं तो केवल, और बाकी के 29% में दोनों क्षेत्र आते थे। जैसे 11% हैं जो उद्योगों में लगे हुए हैं मजदूर या कामगार, और 18% जो लोग हैं काम कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, सेवा क्षेत्र में। अब इसमें कितना क्रांतिकारी बदलाव आया है 1917-18 की बात करते हैं तो ये जो कृषि क्षेत्र का 71% था इसमें तो कमी आके कितना रह गया है, 44% रह गया है केवल। कितना 44%। ये जो उद्योगों का 11% योगदान था रोजगार में वो बढ़ के कितना हो गया है, 25%। लेकिन जो सेवा क्षेत्र का योगदान 18% था वो बढ़ के कितना हो गया है, 31% पे आ गया है। यानी लगातार कृषि में तो कमी आई है 17-18 तक, और ये दोनों क्षेत्र जो क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। यहाँ हमें रोजगार के अंदर जो योगदान है उसकी बात की जा रही है। कुछ आंकड़े हैं जिनको आप बखूबी देखेंगे तो आप अपने स्वतः ही क्लियर हो जाएंगी बातें। रोजगार में तीनों क्षेत्रों की हिस्सेदारी का प्रदर्शन है 2017-18 के बेस पे। पहले क्षेत्र में यानी कृषि से संबंधित जो क्षेत्र है उसके अंदर 44% है, यानी 100 में से 44 लोग किस में लगे हुए हैं, कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। 25% लोग जो हैं उद्योगों में लगे हुए हैं, और 31% जो लोग हैं सेवा क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो ये उसी ग्राफ के जो आंकड़े हैं आपके सामने प्रदर्शित किए गए हैं। एक नोट यानी ध्यान देने वाली बात है कि सर्वाधिक रोजगार प्रदाता वर्तमान में भी कौन है, कृषि क्षेत्र है। ऐसा क्यों, इसकी बात करते हैं अभी हम। हमने देखा था कि कृषि के अंदर ज्यादा बदलाव नहीं आया, कमी आई है, फिर भी उसके बावजूद आज भी हम अगर बात करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा योगदान कृषि का है। इसका कारण क्या है, इसका कारण सीधा सा ये है कि पहले और दूसरे क्षेत्र ने इतनी प्रगति नहीं की कि जिससे तीसरे क्षेत्र के जो रोजगार हैं उनको कम रख के और पहले दूसरे क्षेत्र में ज्यादा रोजगारों का योगदान दिया जा सके। यहाँ देख भी सकते हैं इसका कारण क्या है। सर्वाधिक रोजगार कृषि में है आज भी, और उससे सहायक गतिविधियों में। इसका कारण यह है कि दूसरे और तीसरे क्षेत्र के रोजगार पर्याप्त अवसर पर सर्जित नहीं कर पाए। हालांकि वस्तुओं के उत्पादन में 3 गुना वृद्धि हुई है ना। यानी अगर आज से 50 साल पहले अगर एक बिस्किट का पैकेट कोई उत्पादन कर रहा था तो आज वो 3 कर रहा है। लेकिन रोजगार उस समय अगर एक व्यक्ति को मिल रहा था तो आज ऐसा नहीं है कि 3 लोगों को रोजगार मिल गया है। आज रोजगार के मामले में भी पिछड़े हुए हैं पहले और दूसरे दोनों क्षेत्र। कृषि क्षेत्र का योगदान किसके अंदर, अभी देखिए आगे इस बिंदु पे बात करते हैं। आगे कहता है कृषि क्षेत्र का योगदान रोजगार प्रदान करने में 2/3 है। आज के समय में 2 से 2/3 लोग यानी लगभग 66% लोग किसमें लगे हुए हैं, कृषि में लगे हुए हैं। और बाकी कहाँ हैं, बाकी अन्य क्षेत्रों में लगे हुए हैं। जबकि आप ध्यान देने वाली बात यह है कि कृषि का जो जीडीपी में योगदान है वो केवल मात्र 1/6% है। ये 16 से 17% जो है जीडीपी में योगदान है, लेकिन 66% लोग जो कहाँ लगे हुए हैं, कृषि में काम कर रहे हैं। अब आप देखिए कि अगर 66 लोग मिलके अगर 17 रुपए का काम कर रहे हैं तो क्या ये सही स्थिति है क्या? ये बहुत ही बुरी और बहुत ही शोचनीय स्थिति है हमारी अर्थव्यवस्था की। लेकिन क्या है कि हमारे जो पहले और दूसरे क्षेत्र का इतना विकास नहीं हो पाया, इस वजह से हमें जो ऐसी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। आगे देखिए, अर्थात कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी है। अल्प बेरोजगारी किसको कहते हैं, जहां पे काम तो कम लोगों, जैसे 2 लोगों का काम है, वहां पे अगर 5 लोग लगे हुए हैं ना, इसमें जो 3 लोग फालतू लगे हुए हैं, ये अल्प बेरोजगारी है। जहां पे जरूरत केवल 2 लोगों की है ना, लेकिन काम कितने कर रहे हैं, 5 लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो है अल्प बेरोजगारी को दिखाता है, यानी
काम जितने जरूरी लोग हैं उनसे ज्यादा मात्रा में लोग काम करते हैं, तो वहां अल्प बेरोजगारी है। ये बाकी के 3 जो लोग हैं वो बेकार में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं वहां, जबकि उत्पादन उतना ही होगा जितना 2 लोग काम करेंगे। इसको अल्प बेरोजगारी कहते हैं। यहाँ आपको इसका उदाहरण से व्याख्या भी की गई है आपके लिए, ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। जैसे एक लक्ष्मी नाम की किसान है, इसका उदाहरण लेते हैं जो आपकी किताब में बखूबी दे भी रखा है, आप उसको भी पढ़िए। पहले हम यहाँ बात करते हैं, और आपको उस किताब को नहीं भी पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि मैं इतनी बातें आपको यही बता दूंगा। लक्ष्मी नाम की एक किसान है, उसके पास में 2 हेक्टेयर भूमि है। कितनी भूमि है? 2 हेक्टेयर। 2 हेक्टेयर भूमि है, लेकिन उसके पास सिंचाई के लिए कोई साधन नहीं है, असिंचित भूमि है वो। तो वो फिर असिंचित है तो उसका काम कैसे चलेगा? वो केवल वर्षा पे निर्भर है, वर्षा पे सिंचाई निर्भर है केवल मात्र, है ना। फिर क्या कह रहे हैं? लक्ष्मी के परिवार में 5 सदस्य हैं जो खेती में काम करते हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? जरूरत तो वहां पे 2 लोगों की, 3 लोगों की, और 5 लोग काम कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बाकी लोगों के पास भी कोई काम नहीं है। इसलिए जितना उत्पादन 2 लोगों से हो रहा था, अभी पिछले जो स्लाइड थी हमने उसमें बात की थी ना, उसके अनुसार अल्प बेरोजगारी का सूचक है ये उदाहरण। 5 सदस्यों द्वारा खेती में काम करना, काम के अभाव में, है ना, काम नहीं है उनके पास में दूसरा, इसलिए वो जबरदस्ती 2 की जगह 5 लोग लगे हुए हैं। फिर क्या कह रहे हैं? अब हम इनमें से जो बेरोजगारी देखी हमने अल्प बेरोजगारी, इसके आधार पर एक दूसरे प्रकार की बेरोजगारी का भी हम उदाहरण लेते हैं, ताकि आपको अंतर करने के बाद में ठीक तरीके से इस बात को समझने में मदद मिलेगी। बेरोजगारी के प्रकार हैं 2, एक अल्प बेरोजगारी है और एक खुली बेरोजगारी है। अल्प बेरोजगारी को ही प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, है ना। इनमें से कोई भी नाम आ जाए, इनका मतलब एक ही है कि जहां पे आवश्यकता से अधिक लोग जब काम में संलग्न होते हैं, उसको अल्प बेरोजगारी किसको कहेंगे? जहां पे लोग योग्य तो हैं, योग्यता होने के बावजूद उनको काम नहीं मिल रहा है, उसको कहेंगे खुली बेरोजगारी, जिसको सामान्य भाषा में हम बेरोजगार भी कहते हैं। जो ऐसे जितने बेरोजगार लोग हैं वो सब खुली बेरोजगारी का शिकार हैं, जिनमें योग्यता होने के बावजूद उनको काम नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे एक भूस्वामी जो अल्प बेरोजगारी का भी हमने जिक्र किया था, उसका एक उदाहरण देखते हैं कि उसको कैसे कम किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसका उत्पादन प्रभावित नहीं हो रहा। भूस्वामी एक सुखाराम, उसने क्या किया कि उसको काम करने वाले लोगों की जरूरत थी, तो वो लक्ष्मी के परिवार में गया, जिस किसान की बात हमने पिछले स्लाइड में की थी। भूस्वामी सुखाराम का उदाहरण लेते हैं अब, है ना। लक्ष्मी के परिवार से उसने 2 सदस्यों को अपने खेत में काम करने के लिए ले गया। अब आप देखिए कि जो 5 लोग लक्ष्मी के परिवार के 5 लोग एक ही खेत में काम कर रहे थे, अब उनमें से 2 लोगों को सुखाराम जो अपने खेत में काम करने के लिए ले गया, तो क्या फर्क पड़ा उस पर? ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या? इससे लक्ष्मी के अतिरिक्त आय का स्रोत प्राप्त हो गया और उत्पादन भी अप्रभावित रहा। यानी लक्ष्मी के जो 2 लोग सुखाराम के खेत में काम करने गए, उनको अतिरिक्त आय अर्जित होगी, यानी वहां से मजदूरी लेके आएंगे, और उत्पादन भी अप्रभावित रहा है, यानी उसके उत्पादन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये ऐसा क्यों दिखाई दिया हमें? क्योंकि वहां पे अल्प बेरोजगारी के शिकार थे। किस वजह से? जरूरत तो थी कम लोगों की और वहां पे काम कर रहे थे कितने? ज्यादा लोग। अब हम ऐसी स्थिति की पूरे देश से तुलना करें तो हमें किन बातों का ध्यान देना है? यहाँ कहा गया है कि भारत में लक्ष्मी जैसे अनेक किसान हैं, इनको कृषि से हटाकर अन्यत्र रोजगार दिया जा सकता है। पहली बात तो यह है कि लक्ष्मी जैसे बहुत सारे किसान हैं जो केवल वर्षा के आधार पे जो खेती होती है उसी को कर पाते हैं, बाकी के टाइम पे वो केवल फालतू बैठे रहते हैं, यानी उनके पास में कोई रोजगार नहीं होता, कोई काम नहीं होता। मजदूर न मिलना, ठेले वाले अधिक मेहनत से कम आय प्राप्त करते हैं, यानी एक आदमी सारे दिन भर ठेला घसीटता है और उसके बावजूद उसको है जो न्यूनतम आय होती है, जो उसकी आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर पाती। कारण इन सब का एक ही है कि इनको ठीक तरीके से काम नहीं मिलता, जिस वजह से इनकी जो दयनीय दशा होती है। अब हम इस पे प्रयास करें, अगर सरकार प्रयास करे तो किन किन प्रयासों से इन लोगों की दशा है, जो जैसे लक्ष्मी है, लक्ष्मी के घर के अन्य जो बेरोजगार व्यक्ति हैं, जो अनावश्यक रूप से अल्प बेरोजगारी के शिकार होने, तो इनके लिए कौन से प्रयासों से हम जो है ज्यादा रोजगारों का सर्जन कर सकते हैं? तो ये कुछ उपाय हैं जिनको करके सरकार है बेहतर तरीके से इन लोगों के जीवन को सुधार सकती है। जैसे समस्या क्या है इन ऐसी स्थिति की? कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी ज्यादा है एक, तो इसका समाधान ये हो सकता है कि रोजगार का सृजन किया जाए, है ना। पहली बात तो समस्या पे गौर करेंगे। जैसे उदाहरण कृषि के क्षेत्र में लक्ष्मी किसान का जो उदाहरण देखा था हमने, उस तरीके से कि लक्ष्मी के घर से 2 लोगों को अगर सुखाराम काम करवाने के लिए ले गया तो भी लक्ष्मी के उत्पादन, घर का जो निजी उत्पादन है कृषि से, उसके खेत से, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो लक्ष्मी जैसे उदाहरणों के बाद में कुछ और उपाय, जैसे असिंचित क्षेत्रों में कुएं, नलकूप, ऐसी कोई सिंचाई के साधनों का विकास किया जा सकता है, ताकि उनको 12 ही महीने उत्पादन करने का अवसर मिल जाए, इससे उनकी आय बढ़ सकती है। इन असिंचित क्षेत्रों में सरकारी सहायता दी जा सकती है, सरकार सब्सिडी के आधार पर कुछ उपकरण उपलब्ध करवा सकती है, या फिर बैंकों द्वारा सस्ते ऋण दिए जा सकते हैं खेती करने के लिए, जिसके माध्यम से लोग क्या कर सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों में अगर जो आसपास किसी दूर के इलाके में कहीं पानी की व्यवस्था है तो वहां से बांध
वहां से नहरें निकाल के और उनपे इन खेतों के आसपास जो है बांध बनाए जा सकते हैं, ताकि समय समय पे उनको सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया जा सके। ऐसे प्रयास कर करके इनको ठीक तरीके से जीवन जीने के अवसर उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजित होगा। यानी जहाँ पे सिंचाई के क्षेत्र जो उपकरण प्रयास या सिंचाई करने के जो साधन बढ़ जाएंगे, तो उससे ज्यादा किसान है जो खेती कर पाएंगे। ज्यादा खेती करेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ने से उनकी आय बढ़ेगी अपने आप ही। इन प्रयासों से उत्पादन बढ़ेगा तो मंडियों तक उत्पाद ले जाना और बेचना भी आवश्यक होगा। अतः सरकार से यह अपेक्षा रहती है कि वह परिवहन, सड़कें, भंडारण की सुविधा भी उपलब्ध करवाए। सरकार से ये भी अपेक्षा कर सकते हैं हम यहाँ की ज्यादा रोजगार सृजन करने के लिए उनको बकायदा एक ढांचा उपलब्ध करवाए मजदूरों को, कि वो अपने स्तर से उत्पादन का सही जो दाम प्राप्त कर सके, जिससे कि उनके जीवन स्तर में वृद्धि हो। इस तरह लक्ष्मी जैसे किसान पानी की सुविधा, उपज एवं विक्रय आदि सुविधाएं प्राप्त कर परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। लक्ष्मी जैसे जो अल्प बेरोजगारी के शिकार किसान हैं, उन सबको मुक्ति दिलाने के लिए कुछ प्रयास ऐसे हैं जो सरकारी सहायता के माध्यम से हम कर सकते हैं। व्यापार और परिवहन क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित हो सकते हैं। किस माध्यम से? जब किसानों की उपज बढ़ेगी तो उनको परिवहन के साधनों की जरूरत पड़ेगी, और व्यापारी हैं जो उस उपज का आगे से आगे क्रय विक्रय करते रहेंगे, तो उस माध्यम से भी इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे कि यहाँ के जो बेरोजगारी है वो कम हो जाएगी। लक्ष्मी को और क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकती हैं जिससे कि उसका जीवन स्तर बेहतर हो जाए? उसको अच्छे बीज उपलब्ध हो जाएं, ऐसा प्रयास किया जा सकता है ना। अच्छे बीज उपलब्ध हो जाएं, उर्वरक उपलब्ध करवा दे सरकार। कोई कीटाणु, कोई कीट लग जाए खेती में तो उसको मुक्ति प्राप्त करने के लिए उर्वरकों का उपयोग करते हैं, जिससे पैदावार भी बढ़ती है और फसल की बीमारियां भी खत्म होती हैं। कृषि उपकरण सस्ती दरों पर मिल जाएं, ताकि उसकी जो लागत है उसकी कॉस्ट कम आए और उसके माध्यम से उसकी आय बढ़े। सस्ते कृषि साख उपलब्ध करवा दे सरकार, 6 महीने 12 महीने के लिए सस्ते जो कृषि ऋण उपलब्ध करवा दे, जिससे कि किसान अपनी जरूरत की चीजें खरीदने में उसका उपयोग कर ले और उस पर जैसे ही फसल बेचे वो सरकार को वापस रिटर्न कर दे। ऐसे प्रयास करके भी सरकार किसानों की आय क्या कर सकती है? बढ़ा सकती है। अब वर्तमान में हम कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से सरकार ने ये सारी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने का प्रयास किया है। जैसे उदाहरण के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना। इसके माध्यम से किसानों को ब्याज मुक्त या ब्याज कम, न्यूनतम ब्याज की दरों पे जो है ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, जिसके माध्यम से वो अपनी आवश्यकता की चीजों पे खर्च कर सकते हैं और जैसे ही फसल का जो चक्र पूरा होता है उसके बाद में उस ब्याज, उस साख का वापस भुगतान कर सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड। अब कहीं क्षेत्रों में ऐसी स्थिति होती है किसान के पास संसाधन तो सब होते हैं लेकिन उसका जो खेत है वो उपजाऊ नहीं है। ऐसी योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की, जिसके माध्यम से खेती में कम उत्पादन हो रहा है, किसान की मेहनत के बराबर या उससे ज्यादा उत्पादन नहीं कर पा रहा है, तो उसकी समस्या का पता लगाया जाता है, मृदा का टेस्ट करवा के, उसकी जांच करवा के, और उसमें आवश्यक उपचार के जो है तरीके सुझाए जा सकते हैं, ताकि किसान को अगले ही साख से बढ़िया उत्पादन मिलना शुरू हो जाए। पीएम किसान सम्मान निधि, ये एक लेटेस्ट योजना है जिसके माध्यम से किसानों को अब 6,000 रुपए दिए जाते हैं साल भर में, और ये 6,000 रुपए 2-2 हजार की 3 किस्तों में दिए जाते हैं। एक नई अपडेट देना चाहूंगा यहाँ पे कि हमारे राजस्थान की सरकार ने इस योजना में थोड़ा सा बदलाव किया है। किस वर्ष में? अभी हाल ही में जो फरवरी इसमें 2024 का जो बजट जारी हुआ है राजस्थान का, उसके अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस 6,000 रुपए की राशि को बढ़ा के कितना कर दिया है? 8,000 रुपए। यानी अब 3 टुकड़ों में 8,000 रुपए राजस्थान के किसानों को दिया जाएगा। और इसके अंदर कौन शामिल है? छोटे छोटे सभी किसान जिनके पास में बहुत ज्यादा आय या बहुत ज्यादा जमीन नहीं है। ऐसे कई सारे किसान जो समस्याग्रस्त हैं, जो सीमांत किसान हैं, छोटे किसान हैं, ये सब इसमें शामिल हैं। तो राजस्थान में ही केवल इस 6,000 की राशि को बढ़ा के 8,000 किया गया है, ये ध्यान रखें। सारे भारत में ऐसा नहीं किया गया है, क्योंकि ये हमारे मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा ऐसी योजना का इसका जो है विस्तार किया गया है। इस समस्या का समाधान कुछ और उपायों के माध्यम से करें। अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में भौगोलिक स्थिति जन्य उद्योग एवं सेवाओं को बढ़ावा देना, जहां ज्यादा लोगों को काम मिल सके, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अर्ध ग्रामीण यानी जहां छोटी छोटी ढाणियों के रूप में लोग बसे हुए हैं, वहां आसपास कुछ ऐसे छोटी जो परिस्थिति जन्य, जैसे मान लो कहीं आसपास खनिज भंडार हैं, तो वहां पे उन खनिजों में काम करने के लिए जो बेहतर परिस्थितियों का निर्माण किया जाए कि वो आसपास के लोग वहीं काम कर लें। कहीं पे कोई अच्छी चीज का उत्पादन होता है, किसी वस्तु का उत्पादन होता है, उस वस्तु के उत्पादन से संबंधित चीजों को जो कमी है उनको दूर करके वहीं आसपास छोटी मोटी इकाइयां स्थापित की जाए, जिनके माध्यम से ज्यादा लोगों को क्या मिल जाए? काम मिल जाए, और वो लोग जो ज्यादा दूर नहीं जा पाए। इसके उदाहरण के रूप में हम देखते, जैसे मान लो दलहन फसलों का जिन क्षेत्रों में ज्यादा उत्पादन होता है, वहां पे कैसे सरकार उनको एक रोजगार के रूप में डेवलप कर सकती है, तो वहां पे बड़ी हो गई है। इसलिए अब हम इसका जो शेष भाग है वो अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, इससे पीछे वाले वीडियो को भी देखिए। 2 पार्ट इसके अपलोड हो चुके हैं, ये आपके दूसरा पार्ट है। इसके आगे हम अगले पार्ट में इसको पूरा फिनिश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी वीडियो ज्यादा लंबा हो गया, इसलिए आपका जो रिवीजन का जो टाइम है उसके लिए आपको
सही तरीके से यहीं तक पढ़ना ज़्यादा उचित रहेगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और इंतजार कीजिए अगले वीडियो तक, जिसमें हम इस पार्ट को खत्म करने का पूरा कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।